पिछले अंक में हमने बात की थी कि कविराज बच्चन जी का नाम हरिवंश राय कैसे रखा गया, और सुनाया था एक किस्सा उनके बचपन का, जब कायस्थ होने की वजह से उनका एक बार अपमान हुआ था और इसका असर उन पर क्या पड़ा। आज उसी सिलसिले में बच्चन जी के बचपन की कुछ और बातें। मधुशाला में कई कविताओं में देखने को मिलता है कि कैसे मधुशाला धर्म, जाति और समाज के रूढ़िवादी रीति रिवाजों से दूर रहने का संदेश देती है। जैसे ये कविता सुनिए। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला। यानी कोई भी शेख नमाजी या पंडित हो, वो चाहे मदिरा से कितना ही बैर भाव रखे, मदिरा से कितनी ही दुश्मनी रखे। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले। यहाँ कवि कहते हैं कि कोई भी पंडित हो या शेख नमाजी हो, चाहे उसकी मदिरा से कितनी ही दुश्मनी हो, बस एक बार मधुशाला के आगे से होकर निकल जाए, फिर देखते हैं कि उसकी मधुशाला से दुश्मनी कितनी देर टिकी रहती है। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। बच्चन जी के जन्म के वक्त की बात है। पंडितों ने पैसा ऐंठने के लिए उनके माता पिता से कहा कि आपका लड़का मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए पितृघातक है। पितृघातक यानी पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है। किंतु बच्चन जी के पिताजी प्रताप नारायण जी, वो भी काफी ज्योतिष ज्ञान, शास्त्र आदि पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने सीमित ज्योतिष ज्ञान से साबित कर दिया कि वो मूल नक्षत्र है ही नहीं। अब हो सकता है कि बड़े होने पर बच्चन जी ने कभी इस घटना पर कौतुक किया होगा, विस्मय किया होगा और सोचा होगा कि शायद ऐसा हुआ भी हो सकता है कि मूल नक्षत्र की पैदाइश रही होगी, तभी तो ऐसी फितरत बनी कि जीवन और कला सृजन के क्षेत्रों में कुछ मौलिक यानी ओरिजिनल या हमेशा कुछ नया करते रहे। मैं गाऊं तो मेरा कंठ स्वर न दबे औरों के स्वर से, जीऊं तो मेरे जीवन की औरों से हो अलग रवानी। और बाकी आपके पास कुछ करने की लगन हो तो कोई नक्षत्र उसको कैसे रोक सकता है। नक्षत्र तो हम ही लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, तो हर समस्या का उपाय निकल ही आएगा। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। इसी बात पर अगली कविता में देखिए, मधुशाला एक पथिक का दामन कैसे थाम लेती है। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। कवि कहते हैं कि मुझे तो हर जगह कोई ना कोई हाला मिल जाती है, कोई प्याला मिल जाता है, और मुझे रुकने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। मंदिर या मस्जिद मिले ना मिले, मधुशाला मुझे मिल ही जाएगी। तो क्या हुआ कि आपके पास ठिकाना हो या ना हो, साधन इत्यादि हो या ना हो, या कभी हमें लगता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि संतुष्टि ही ना मिले, हो सकता है हम गलत दिशा में देख रहे हों। जैसे कुछ दिन पहले एक मित्र ने कहा था, टेंजिबल माइलस्टोन्स आर समटाइम मोर डिसेप्टिव। किंतु अगर कुछ करने में संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, तो करते जाएं, बेबाक, बेधड़क, बेफिक्र। यहां बात है बंजारेपन की, और फिर से एलिस इन वंडरलैंड वाला मैसेज, या फिर जैसा रूमी ने कहा, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। जो आप तलाश कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको तलाश कर रहा हो।
किसी भी फील्ड में रिसर्च स्टूडेंट्स जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उलझे होते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो हम उन्हें यही शिक्षा दे सकते हैं कि भाई कहीं से भी शुरू कर दो, आगे रास्ता अपने आप बनता जाएगा। और आजकल के आईटी वाले लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एरा में जो लीन, मीन, एजाइल की बातें करते हैं, वो भी तो यही है कि झटपट कुछ नया बनाओ, फीडबैक लो और इम्प्रूव करते जाओ। अब जैसे पॉडकास्टिंग की ही बात लीजिए। पॉडकास्टिंग जर्नी के बारे में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हाउ डू यू गेट स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें। वहाँ हम कहते हैं कि अगर आपने एक वाई यानी क्यों और व्हाट यानी क्या, इन दो सवालों का उत्तर ढूंढ लिया तो बस फिर किसी भी मार्ग पे चल पड़ो, आपका लक्ष्य अपने आप मिल ही जाएगा। और एक सवाल ये पूछा जाता है, व्हेन डू यू नो यू आर रेडी, यानी आपको कब पता लगता है कि आप पूरी तरह तैयार हैं। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, एंड परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला, गाजगिरी पर ध्यान सुरा में, मग्न रहा पीने वाला। यहाँ कहते हैं कि दुनिया में चाहे जो भी होता रहे, जो पीने वाला होता है वो इतना बड़ा ध्यानी होता है कि वो अपनी मधुशाला वाली दुनिया में ही मग्न रहता है। बजी नफीरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला, गाजगिरी पर ध्यान सुरा में, मग्न रहा पीने वाला। गाजगिरी पर ध्यान सुरा में, मग्न रहा पीने वाला। शेख बुरा मत मानो इसको, साफ कहूं तो मस्जिद को, अभी युगों तक सिखलाएगी, ध्यान लगाना मधुशाला। शेख बुरा मत मानो इसको, साफ कहूं तो मस्जिद को, अभी युगों तक सिखलाएगी, ध्यान लगाना मधुशाला। अगर आप जगजीत सिंह की गजलें सुनते हैं तो एक याद होगी, शेख जी थोड़ी सी पीकर आइए, मैं है क्या शय फिर हमें बतलाइए। सुदर्शन फाकिर की खूबसूरत गजल है। और एक बात कभी समझ नहीं आई कि ये सारे शायर और कवि बेचारे किसी शेख जी को क्यों आड़े हाथों लेते रहते हैं। खैर, यहाँ कह रहे हैं कि एक नफीरी क्या बजी, नमाजी अपनी नमाज ही भूल गया, मगर दूसरी तरफ एक पीने वाला है कि चाहे गाज गिरे या भूचाल आए, वो अपने सुरा के ध्यान में ही मस्त रहा, मग्न रहा। मधुपान करने वाले योगी जैसे ही तो होते हैं, अपने ध्यान में मस्त। इसीलिए कहा कि मधुशाला किसी को भी ध्यान लगाना सिखला सकती है। बच्चन जी अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में एक कहानी सुनाते हैं। पहले बच्चा जनाने के लिए एक दाई आया करती थी, क्योंकि नर्स या डॉक्टर तो होते नहीं थे। तो बच्चन जी के परिवार में एक लक्ष्मीनिया नाम की चमारिन आती थी। चमारिन नीची जाति वालों को कहा जाता था। यहाँ चमारिन कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जात पात की बात है। हुआ ये कि जब बच्चन जी पैदा हुए तो उनकी माँ ने 5 पैसे में बालक हरिवंश राय को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगाकर खा लिए। साल भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एकमात्र लड़का कुछ महीने का होकर गुजर गया था और इस लक्ष्मीनिया ने 12 दिन तक बच्चन जी को अपना दूध पिलाया। कहते हैं कि ऐसा करना भाग्य के लिए अच्छा होता था। कुछ बड़े हुए तो बालक हरिवंश राय को सिखाया गया कि उसे अपनी दाई माँ को चमारिन अम्मा कहना है, लेकिन बच्चे सही नाम कहाँ ले पाते हैं। तो बच्चन बाबू जो अपनी माँ को अम्मा कहते थे, चमारिन अम्मा को चम्मा कहना शुरू कर दिया। अब देखिए, मूल नक्षत्र की मौलिकता यहीं से शुरू हो गई। बालक हरिवंश राय को मोल लेने के बाद चम्मा की खुद की कोई संतान नहीं हुई। ये सोचना ही कितनी भावुक बात है कि चमारिन अम्मा या चम्मा बालक हरिवंश राय को कितनी भाव या अभाव भरी दृष्टि से देखती होगी। उसकी सारी ममता और सारा स्नेह बच्चन जी को मिलता रहा, किंतु भाग्य देखिए कि वो बालक उसका होकर भी उसका नहीं था। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे बच्चन जी के गुरु प्रोफेसर अमरनाथ झा की, और उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही क्या तय कर लिया था। और एक कहानी होगी सुख और दुख के साथ आने की, और कुछ हल्की फुल्की बात गालिब और इकबाल की। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की
उससे जुड़े किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की, कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आईट्यून्स पर आप एक रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।